गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें जनसंख्या घनत्व इससे पहले पढ़ा था, जनसंख्या वितरण। कल हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हमारे इन पिछले 100 वर्षों में हमारी जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, कौन सा विस्फोटक काल रहा, किस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा था कि 1801 से 2011 के मध्य का जो समय है, 1801 से यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के कुछ वर्ष जो है, इस दौरान हमारी जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तन को 4 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया और उन 4 अवस्थाओं के बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी वो 4 अवस्थाएं थी। तो सबसे पहले देखते हैं मंद वृद्धि का काल। अब ये मंद वृद्धि का काल जो माना गया है 1901 से लेकर 1921 तक, इस दौरान बहुत ही धीमी गति से हमारी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिला। मंद वृद्धि का जो काल था इसमें धीमी गति से, इस अवधि में देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा धीमी गति 0.27% प्रति वर्ष, यानी अगर प्रति वर्ष देखा जाए तो 0.27% प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। और इसके अनुसार 23.84 करोड़ से बढ़कर के केवल 25.13 करोड़ हुई। जब हम 1911 के से 21 के दशक के दौरान देश में अभी क्यों इस प्रकार से मंद गति से बढ़ रही थी, उसका कारण था कि उस समय देश में पड़ने वाले भीषण अकाल, महामारी और खाद्यान्न के अभाव के कारण जनसंख्या जन्म दर के साथ उच्च, और जन्म दर तो थी, साथ ही साथ उच्च मृत्यु दर होने से ये जनसंख्या वृद्धि जो है नकारात्मक रही, यानी बहुत ही धीमी गति से बढ़ने लगी। नेक्स्ट इसके बात करें कि स्थिर वृद्धि का काल, जिसमें जनसंख्या में ज़्यादा परिवर्तन ना हुआ, वो 21 से 51 के दौरान। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में महान जनांकीय यानी जनसंख्या का विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई। 1921 से 51 के दौरान देश की जनसंख्या औसतन, अब ये देखा जाता है कि प्रति वर्ष उस दौरान 0.27 तो यहाँ पर 1.45% की दर से बढ़कर 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ तक पहुँच गई। इन 3 दशकों में केवल 11 करोड़, 3 दशक का मतलब 30 वर्षों में केवल 11 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण वही अकाल, महामारियों पर नियंत्रण होने से, अब अकाल और महामारी जो थे उनके ऊपर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए माइनस में नहीं जाकर हम क्या आ गए, स्थिर समय में पहुंच गए। और मृत्यु दर पर नियंत्रण होने से कमी और जन्म दर पूर्ववत रही, पहले की तरह ही रही, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि देखी गई और हमारी जनसंख्या उसी स्तर पर आकर पहुँच गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1951 से 81 का जो काल है, ये तीव्र वृद्धि यानी जनसंख्या विस्फोटक काल जो कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो इसी दौरान हुई है, 1951 से 81 के दौरान। देश के आज़ाद होने के बाद हमारी जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति सामने आई इस दौरान। वर्ष 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। 1951 से 81 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो 2.2% की दर से प्रति वर्ष बढ़ने लगी, जिससे देश की जनसंख्या 32 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। 1961 से इस दशक में 24.8% की प्रति दशक, एक दशक में 24.8% जनसंख्या की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। जो विकास कार्यों में तेजी और स्वास्थ्य सुविधाओं में, अब ये जनसंख्या में तेजी किस कारण से थी, हमारे विकास कार्यों में तेजी आने से और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने के कारण ये जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी। इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार से घटकर 15 प्रति हज़ार, यानी 1000 पर केवल 15 शिशुओं की मृत्यु दर बहुत कम हो गई, जबकि जन्म दर में मात्र 4% की गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में उच्च वृद्धि दिखाई देने लगी, दृष्टिगोचर नहीं दिखाई दे रही है। ये सारणी दी हुई है भारत में जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि की, इसमें किस राज्य में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इस सारणी से अपन समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला था और कौन सा। अभी इसमें लास्ट में दिया हुआ है दशकीय परिवर्तन, तो ये दशकीय परिवर्तन था कि पिछले से इस बार इतना परिवर्तन इसमें देखने को मिला है। फिर लास्ट वाला जो है वो है घटती वृद्धि का काल। तो घटती वृद्धि का काल जो था वो 81 से 2011 के मध्य था। सन 1981 की जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहते हुए भी वृद्धि दर में कमी यानी कुछ मात्रा में हमें ह्रास यानी कमी दिखाई देती है। 1981 से 91 के दौरान जन्म दर में कमी आई और इस दशक में जन्म दर प्रति 1000 38 शिशु जो थे वो 1981 से घटकर 1991 में 30 शिशु प्रति 1000 हो गई। जन्म दर जो थी वो 38 से घट करके 8 शिशुओं की मात्रा घट के 30 हो गई। 1000 पर जन्म कितने लेते हैं, 30, जबकि मृत्यु कितनी रह गई, 15।
1981 से 91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक का मतलब एक वर्ष की घातीय वृद्धि 2.14% थी, जो 91 से 2001 में घटकर 1.95% रही तथा 2001 से 2011 में 1.64% रह गई। इस दौरान जन्म दर 38 शिशु प्रति हज़ार और 1981 से घटकर 26 शिशु प्रति हज़ार, 2001 तथा मृत्यु दर 15,000 से घटकर 8,000 प्रति रह गई, 15 प्रति हज़ार से घटकर के 8 पर आ गई। जनसंख्या में ह्रास की ये प्रवृत्ति परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता और छोटे परिवार अपनाने के कारण ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। जनसंख्या में ह्रास देखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। इस घटते वृद्धि के कारणों का मैं आपको वीडियो भी बनाकर भेज चुका हूँ। जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप की अपन बात करते हैं तो 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरों के तुलनात्मक जब अपन देखते हैं कि 91 से 2001 और 2001 से 2011 के मध्य तुलना करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन से हमें पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 2011 में ह्रास दर्ज हुआ। ह्रास का मतलब कमी दर्ज हुई है। 6 सर्वाधिक संकुल राज्य, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1901 से 2001 की अपेक्षा 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर के प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई है। सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी है वो है आंध्र प्रदेश की 3.49 अंक तथा महाराष्ट्र में अधिकतम 6.74 अंक दर्ज हुआ। इसके विपरीत अगर बात करें तो तमिलनाडु में 3.34, पांडिचेरी में 7.10 में वृद्धि दर्ज की गई। तो ये कुछ ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाली जिनमें कुछ मात्रा में ह्रास हुआ लेकिन ज़्यादा मात्रा में हुआ इनमें। बाकी राज्यों में जो जनसंख्या में ह्रास हुआ वो इतना ज़्यादा प्रभावक नहीं था। सन 2001 से 2011 के दशक में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपवाद सहित सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई। सर्वाधिक ह्रास दर्ज करने वाला राज्य क्रमशः नागालैंड जिसमें 65%, सिक्किम में -26.17%, चंडीगढ़ में -13.18% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में -20.12%। अवरोही का मतलब घटते क्रम में सर्वाधिक ह्रास दर्ज हुआ है। देश में जनसंख्या वृद्धि के 2001 से 2011 के मध्य जो आंकड़े का विश्लेषण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं कि 3 प्रकार से कैसे? तीव्र जनवृद्धि के क्षेत्र। अब ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से में भारत में इस अवधि में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि के राज्य यानी जिसमें 30% से भी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही कि मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही। मध्यम जनवृद्धि वाले क्षेत्र इनमें वो राज्य हैं जिनमें इस काल में 20 से 30% के मध्य दशकीय वृद्धि दर रही। इसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी ये ऐसे राज्य थे जिनमें जनसंख्या की वृद्धि दर 20 से 30% के लगभग बनी रही। कम जनसंख्या वृद्धि यानी 20 से कम, तो इसको अपने को 3 भागों में बांटा है। तो तीव्र जनवृद्धि वाला क्षेत्र जो है जिसको अपन ने माना 30 दशकीय वृद्धि दर 30% से ज़्यादा, फिर 20 से 30 के मध्य और 20 से कम वाली, जिसमें आंध्र प्रदेश, अब कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ये ऐसे क्षेत्र थे जिनमें कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी जो 1991 में बढ़कर 84.64 करोड़ हो गई। 2001 में 102.87 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.05 करोड़ हो गई। पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति भारतीय। इस आधार पर अगर देखा जाए तो संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके ऊपर अगर काउंटिंग की जाए तो हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जनसंख्या में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप नियोजन, आर्थिक विकास के सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। अब इसने कहा है कि जनसंख्या में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप नियोजित और आर्थिक विकास के सारे प्रयास निष्फल यानी असफल रहे। भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत नीचा है। हम देखते हैं कि भारत में हमारी जो साक्षरता का प्रतिशत है वह आज भी कम देखने को मिलता है। देश में अभी भी लगभग 27% ऐसी जनसंख्या है जो आज भी अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत
73%। भारत, इसने कहा है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता का प्रतिशत कितना 73 है, लेकिन हमारी जो आंकड़े उनके अनुसार 74% हमारी साक्षरता है। स्त्रियों का साक्षरता अनुपात पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम देखने को मिला। भारत में अधिकतर लोग रूढ़ियों और पुरानी परंपराओं से प्रभावित है। नए विचार अपनाने से इस प्रकार के लोगों को कठिनाई होती है। परंपराओं और रूढ़ियों के प्रभाव में जब लोग जन्म निरोध के नए उपाय नहीं अपनाते और बच्चे पैदा होने के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं करते, जब हम इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, तो इससे हमारी जन्म दर जो है वो ऊंचे स्तर पर बना रहना स्वाभाविक है, ऊंची बनी रहती है। ग्रामीण भारतीय जीवन अभी भी अपन देखते हैं कि अपने गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वासों में वश में कहा आज भी व्यक्ति जो है इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला है। धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध लोगों को समझाना कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर रूढ़िवादिता को मानता है, अंधविश्वास को मानता है, तो उसको किसी भी कंडीशन में हम समझाना बहुत ही एक तरह से अपन मान सकते हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि वो धार्मिक रूढ़िवादी जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि हमारी परंपराओं से चली आ रही है, हमारी परंपरा है, तो इस परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध लोगों को समझाना कठिन होता है। परंपराओं और रूढ़ियों के कारण सीधे लोग अभी भी प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई प्रयास अच्छा नहीं समझते। प्रजनन के संबंध में भी लगभग यही भावना कार्य करती है। प्रजनन जन्म के संबंध में भी, क्योंकि ईश्वर ने कई हमारी धारणाएं होती है कि भगवान ने जब बच्चे दिए तो उनको खाने के लिए सब कुछ प्राप्त भी होगा, तो इसी धारणा के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो इसलिए वो इन चीज़ों के बारे में कभी सोच नहीं पाता, न प्रयास करता है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है। संयुक्त मतलब जो एक साथ परिवार रहते हैं। अब संयुक्त परिवार में क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्या होता है, एक पिता की 4 संतानें चारों एक जगह रहते, तो संयुक्त परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के भरण पोषण का दायित्व माता पिता पर नहीं होकर संपूर्ण परिवार पर होता है। उस संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी सदस्यों की जिम्मेदारी सभी सारे परिवार के सदस्यों की होती है, न कि माता पिता की। अतः बच्चा पैदा होने के विरुद्ध कोई व्यवस्था उनके सामने नहीं आती। जब एकल परिवार होंगे तो उनके सामने उन बच्चों को पढ़ाने से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इस कारण संयुक्त परिवार प्रथा विवाह की आयु के कम होने को प्रोत्साहित करती है। जब हम समय से पहले विवाह कर देते हैं, बाल विवाह, तो उसमें भी क्या होता है, ये योगदान करता है। समाज में स्त्रियों का कम सम्मान होना भी परिवार के बड़े आकार का कारण बनता है। समाज में स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की एक मशीन समझ लिया जाता है। पुरुषों द्वारा इस माना जाता है कि महिलाओं का काम केवल बच्चा पैदा करने तक सीमित है और उसी सुख सुविधा के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है। कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारतीय समाज अभी बहुत हद तक ग्रामीण समाज है। आज भी हमारा समाज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ नगरीकरण कम हुआ है। इन नगरों का आकार जो है अन्य देशों के मुकाबले बड़ा तो है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68.84% जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है तथा शेष 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती है। गाँव में लोग सादा जीवन बिताते, कृषि करते, परंपरा और रूढ़ियों में बंधे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार से संबंध रहने के कारण कम आयु में बच्चों के विवाह कर देते हैं। परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाती। परिवार नियोजन यानी परिवार को सीमित करने के बारे में वो कभी सोचते भी नहीं। इस कारण गाँवों में जो जन्म दर है वह आज भी हमारी उच्च बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।